अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के न्यूज़ रूम का आगाज़ भी महंगाई की दुहाई से होगा। रिलीफ मांगने वाले अवाम मजीद तैयारी पकड़ लें, क्योंकि इन पर मजीद बोझ डालने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पेट्रोल बम गिराने के लिए ओगरा में वर्किंग मुकम्मल है। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बिजली की कीमतों में भी इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और चीनी की बढ़ती कीमत भी एक नया इम्तिहान होगा। IMF और FBR के दरमियान मुज़ाकरात की कहानी भी आपको सुनाएंगे, और निगरान हुकूमत की बेबसी की दास्तान भी आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगी। जबकि साइफर केस में आज की जो पेशरफ्त है, चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 रोज़ की तोसी हुई है। तो इस तरह रिहाई तो अब उनके लिए एक सुहाना ख्वाब है। फ़िलहाल वो जेल में ही रहेंगे। आज के रोज़ साइफर केस में होने वाली जो पेशरफ्त है और पिटिशन है ज़मानत की, उस पर भी बात करेंगे। खेल के मैदान से भी खबरें होंगी। 15 साल बाद पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप 2023 का आगाज़ हो चुका है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त मैच हो रहा है पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान। ये दिन अहम मोटी मोटी खबरें हैं, जबकि साथ ही साथ दीगर जो मामलात हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ारत कानून की, जिसने सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया है। और वो ख़त जो सदर मुमलिकत ने लिखा था इलेक्शन कमीशन के ख़त के बाद, उस पर वज़ारत कानून ने राय दी है और बताया है कि किस तरह से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का नहीं है, बल्कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये इख्तियार अब सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार कर दिया गया था। वज़ारत कानून से सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने राय मांगी थी, और आज इसका जवाब आ गया है कि ये आपका इख्तियार नहीं है। जी बिल्कुल, वो खत था वज़ारत कानून और इंसाफ को, उस खत का जवाब आया है। सदर मुमलिकत को राय पर मबनी जवाबी खत इरसाल कर दिया गया है, और ज़रा ये बता रहे हैं कि खत में बताया गया है कि कानून में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वज़ारत कानून से कानूनी राय तलब की थी, और कानूनी राय अब आ चुकी है। खत का जवाब भी आ चुका है। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने यह खत में बता दिया है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को अपनी राय दी है। इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने का जो मजाज है वो इलेक्शन कमीशन है। ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को राय पर मबनी जवाबी खत दी। जिस तरह से ये सारी सूरत हाल चल रही है, इसमें यह ना हो कि सदर मुमलिकत ये ट्वीट कर दें कि मैंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे ख़त लिखा, मैंने वज़ारत कानून को ख़त लिखा, और वज़ारत कानून के मुताबिक खुदा गवाह है ये इख्तियार मेरा नहीं है। सिद्दीक साजिद हमें ज्वाइन करें, नुमाइंदा खुसूसी हमारे। सिद्दीक, यकीनी तौर पर वज़ारत कानून और सदर मुमलिकत के ऑफिस के दरमियान भी एक तनाव की सी सूरत हाल तो थी, लेकिन ऑन मेरिट ये राय आना ज़रूरी थी कि इख्तियार किसका है, और आज ये क्लियर हो गया। अब क्या करने जा रहे हैं सदर मुमलिकत, क्या खबरें? सिद्दीकी साहब आप बड़े शरारती हैं। आपने आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सदर मुमलिकत से ट्वीट कर देंगे, हो सकता है कि वो ट्वीट कर ही दे। लेकिन बात यह है कि देखिए, जिस चीज का उन्होंने सहारा लिया था, उस चीज को जो लीगल एडवाइस में है वो वज़ारत कानून और इंसाफ ने रद्द कर दिया। वो उन्होंने कहा था कि 58(1), क्योंकि आप खुद इस सारे मामले को देख रहे थे, तो वज़ारत कानून ने कहा कि 58(1) से ज्यादा जो है वो 48 है। आइन का जो आर्टिकल है वो ज्यादा जो वो मैटर करता है। उसको अगर आप देखें तो उसके हवाले से, और फिर साथ साथ फिर इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है जो हाल ही में हुई हैं, उसको अगर आप सामने रखते हुए देखें, तो उन्होंने कहा कि ये हौली सौली जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, तारीख देना, शेड्यूल देना, प्रोग्राम देना। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने चूंकि हमसे राय मांगी थी, तो लिहाजा इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी मशावरत की गई। जो वज़ारत कानून की अपनी लीगल टीम थी, जो उनके मुशीरान थे, जो लीगल एडवाइजर थे, उनके साथ भी जो है मशावरत की गई। तो उसके बाद ये एक तफसीली खत का जो जवाब है, सदर मुमलिकत के खत का जवाब है जो वो दे दिया है। अभी तक तो ऐवान सदर में जो है इस मामले पर खामोशी है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप जो मशवरे पे अमल करें तो इसी तरह का कोई ना कोई ट्वीट जो है वो सामने आ जाए। नहीं, वो फिल्मी मूड में ही है अपनी गुज़श्ता ट्वीट से। खैर, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस सूरत हाल पे। और अभी एक ऑप्शन और है, सदर अपने पड़ोसी से भी पूछ सकते हैं।
बिल्कुल कि ऐसे क्या ही है। होगा, उबैद, क्या सारे कर सकते ऑप्शंस हैं। तो आप देते जा रहे नहीं हैं। नहीं, ये अब लीगल ऑप्शन है, मैं नहीं दे रहा, अब ये देखना ही है कि तरीकाकार कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करते हैं। खैर, मईशत की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। IMF हुकाम और FBR के दरमियान भी मुज़ाकरात हुए हैं। FBR की जुलाई में टैक्स वसूली पर IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी गई है। FBR के हदफ के हुसूल में नाकामी की वजूहात पर सवाल जवाब भी हुए हैं। मौजूदा माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है कि FBR हुकाम ने ब्रीफिंग दी है कि रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। सितंबर में होने वाली मीटिंग में रवा माली साल वसूलियों पर तबादला ख्याल होगा। और IMF हुकाम ने सवाल किया कि अगर अवाम को रिलीफ दिया जाए तो टैक्स वसूली में कितनी कमी होगी, बिलों में टैक्स कम करेंगे या किसी और मद से रकम निकालेंगे। इन सवालों के जवाबात से मुतालिक इस पर अभी मजीद एक और सेशन होगा। तो ये जो सवालात पूछे गए हैं, अब इनके जवाबात के लिए एक और सेशन ये भी हमने कल परसों पूछा था अपने साथ जो माहिरीन थे उनसे कि अगर ये बिजली के बिलों में सब्सिडी देते हैं तो ये कहीं ना कहीं से पूरा करना पड़ेगा जो टैक्स नेट है उसे हासिल करने के लिए। और ये मुज़ाकरात क्या, ये तो बेसिकली एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी जिसमें बुला के पूछा गया कि बताएं जी आपकी क्या कारकर्दगी, आप किस हद तक टैक्स ले सके और बाकी जो महीने रह गए हैं इस माली साल के उसमें क्या कुछ आपकी कारकर्दगी रह सकती है। बिजली के जो इजाफी बिल हैं उस पर मुल्क गिर एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। रिलीफ फराम करने के लिए निगरान हुकूमत ने एक डेडलाइन अपने लिए मुकर्रर की थी 48 घंटों की, लेकिन अभी तक कोई इक़दामात जो हैं वो ये निगरान हुकूमत नहीं उठा सकी है और बज़ाहिर ये नाकाम नज़र आती है। IMF की नाराज़ी और अवाम के अताब से बचने की कोशिशों के दौरान हुकूमत को इंतहाई पेचीदा सूरत हाल का सामना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलासों में निगरान सेटअप ने बेबसी का इजहार किया। बिजली के बिलों की अक़सात में अदायगी की तजवीज़ भी IMF की मंजूरी के बगैर काबिल अमल तसव्वुर नहीं की जा सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि हुकूमत बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ इक़दामात के हवाले से IMF के साथ बातचीत कर रही है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। काबीना ने नोट किया कि निगरान सेटअप सारिफीन को कोई रिलीफ नहीं दे सकता, लेकिन ये बिलों की अदायगी 4 से 6 माह की अक़सात में तकसीम करने की इजाज़त दे सकता है, लेकिन बिल तो वहीं का वहीं रहेगा। बिल्कुल वही वाली बात है, कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बिल भी वहीं का वहीं रहेगा और बल्कि ये कहा जा रहा है कि बिजली महंगी होगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि बिजली के जो इजाफी बिल हैं इस पर पूरी जो कौम है वो सरापा एहतजाज है। अवाम बाहर निकले हैं और अवाम पर मज़ीद जो बोझ डालने की अब तैयारी कर ली गई है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि जो एहतजाज किया जा रहा है अवाम की जानिब से उसके बाद कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है। सिर्फ बिजली नहीं, 30 तारीख हो गई, कल तक पेट्रोल की भी खबर आ जाएगी। पेट्रोल बम गिराने के लिए भी ओगरा में वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है और पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर तक इजाफे की वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है और कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत ख़जाना देगी। वज़ीर ख़जाना किसी भी फैसले से कबल वज़ीर आज़म से इस पर मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये फैसला जो है वो लागू कर दिया जाएगा, जो कि कवी इम्कान है कि ऐसा हो जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी इब्तदाई तौर पर तो 12 रुपए की भी खबरें आ रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि 9 रुपए की वर्किंग है पेट्रोल पर। और यूं जो पेट्रोल 300 से नीचे था वो भी 300 क्रॉस कर जाएगा, टैक्स वगैरह डाल के 301 रुपये 302 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो हर चीज़ को हुकूमत ने तय किया है कि 300 रुपये से ऊपर रखना है क्योंकि 300 रुपये की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने भी शदीद बरहमी का इजहार किया है, जिस पर CPPA ने 2 रुपये 7 पैसे इजाफे को कम करके 1 रुपये 58 पैसे की अब दरख्वास्त कर दी है। CPPA की जानिब से पेश करदा आदाद शुमार पर अथॉरिटी मुतमईन नहीं हुई। यहाँ पर आदाद शुमार दुरुस्त करके लेकर आएँ, ये चेयरमैन नेपरा की जानिब से CPPA को हिदायत की गई। कहा गलत आदाद शुमार का बोझ बिजली सारिफीन पर नहीं डाला जाएगा। बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो गलत अदाद शुमार हैं ये अवाम का मसला नहीं है और इनका बोझ अवाम पर नहीं डाला जाएगा। नेपरा में CPPA की समात मुकम्मल हो गई है, फैसला बाद में जारी किया जाएगा और बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर बरहमी का भी इजहार किया गया है। CPPA की 2.7 रुपये जो इजाफा है उस पर एक बरहमी का इजहार हुआ है और साथ ही साथ कुछ हिदायत भी जारी की गई हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ हैं हमारे, बताइएगा नेपरा अथॉरिटी की जानिब से क्या कहा गया है गुलाम मुर्तज़ा इस हवाले से? देखिए, नेपरा अथॉरिटी ने जो समाअत की थी, इस समाअत में आज दो तीन सवाल बड़े अहम उठाए गए हैं कि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो आप एक तरफ ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये अदाद शुमार का जो रद्द-ओ-बदल है वो भी आपने कर रखा है। तो जो CPPA है, सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी एजेंसी,
उनसे काफी सवालात जो है वो किए गए थे और उनसे पूछा गया था कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी जो है आपने क्यों की है। और गुज़िश्ता 5 साल में उनसे पूछा गया कि 38 टावर गिर चुके हैं और टावर गिरना जो है वो एनटीडीसी की नाकामी है। एनटीडीसी से भी पूछताछ की गई है और बिजली ब्लैकआउट की वजह से उनका ये कहना था कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है। लेकिन अवाम के ऊपर जो है वो टावर गिरने और चोरी होने के सबब जो वाक़यात हैं और रिपोर्ट होते हैं उनके अखराजात भी अवाम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। 90% चोरी के जो वाक़यात हैं वो अगर देखा जाए तो उनके पैसे भी अवाम से वसूल कर लिए जाते हैं। तो ये समाज जो थी आज खासी सीपीए के हवाले से भरमी का इजहार किया, लेकिन भरमी का इजहार करते हुए भी ₹1.58 तक का जो नेपरा ने रेट था उनका वो कम करके ₹2 से वो ₹1.58 किया। बाद में उसका फैसला भी देंगे। लेकिन अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये तो बात हो गई हेयरिंग के हवाले से, ठीक है जी, बरहमी का इजहार हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा हो रहा है। 1 सितंबर से कहा जा रहा है कि मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। तो अवाम तो पहले ही परेशान है, क्या करेगी अवाम बेचारी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अवाम परेशान है, लेकिन डॉलर पैरिटी का जो नुकसान है वो हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे टिल द टाइम कि कोई प्रोडक्शन लेवल जो है हमारा बेहतर हो, हमारे रेमिटेंसेस बेहतर हों, हमारे एक्सपोर्ट्स बेहतर हों, या हम जो है वो जो इकोनॉमिक ऑर्डर जिसके तहत प्लांट्स चलाए जाते हैं उनको बेहतर करें। उस वक्त तक हम या अपनी इम्पोर्ट जो है उसको कंप्रेस करें, या जो हमारा ऑयल इम्पोर्ट बिल है उसको हम थोड़ा कम करें किसी भी लिहाज से। तो जो पॉलिसी चाहिए है जो ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नेपरा हेयरिंग के हवाले से आपने हमें बताया है कि नेपरा अथॉरिटी ने बरहमी का इजहार किया है, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा। फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं, उनको सुनते हैं। से भी ऊपर चली गई, तब हमने भी हर तरह के एहतजाज, हर तरह की जद्दोजहद जो ताजिरों, सनतकारों और कराची के आम शहरी के मसाइल हल करने के लिए होगी, हमने ये कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके एहतजाज में खड़े हैं, और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं खड़े, सिर्फ उनके साथ जाकर फोटो सेशन करने के लिए नहीं खड़े, लेकिन उस मसले की गंभीरी, उसकी शिद्दत को महसूस करके उसको हल कराने में हमारा क्या किरदार हो सकता है, हमारा क्या फ़र्ज़ हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम मसाइल कायम करने में हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन मसाइल हल करने में तारीख़ी एतबार से, सियासी एतबार से MQM पाकिस्तान का इस शहर में, सिंध के शहरों में और मुल्क भर में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब शर्जील गोपलानी भाई ने एक जायज़ स्टैंड लिया वजह तौर पर, अरे जब 100 ज़्यादतियाँ होंगी ताजिरों के साथ, मुख्तलिफ मार्केट की अंजुमनों के यहाँ अकाबरीन नुमाइंदे मौजूद है, यहाँ मुख्तलिफ मार्केटों के, और शर्जील गोपलानी भाई और टिम्बर मार्केट के लोगों के साथ, और वो पूरा इलाका जो अब सफ़र कर रहा है इनके स्टैंड लेने से, घांचीपाड़ा है, भीमपुरा है, सुमरा गली है, अकाल बोंगा, पीलू कंपाउंड, ये सारे इलाके भी वहाँ 8 रोज से बिजली बंद है। अच्छा, 100 मरतबा आप लोड शेडिंग करें बग़ैर ऐलान के। अच्छा, लोड शेडिंग चले, अगर आपकी पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिक की वहाँ करने की, जहाँ डिफ़ॉल्टर बड़ी तादाद में, यहाँ टिम्बर मार्केट का इलाका और इनके अतराफ़ का जो इलाका है वहाँ तकरीबन 85% से ज़्यादा लोग अपने बिल दे रहे हैं, फिर भी वहाँ लोड शेडिंग। और इनसे माहिदा 17 अगस्त को किया कि 12:30 से 2:30 बजे 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी बस, फिर भी 2 घंटे की नहीं, घंटों घंटों की लोड शेडिंग। और ऊपर से जब इन्होंने नोटिस दिया कि अब हम बिल नहीं देंगे, सिर्फ हालिया बिल, ताज़ा बिल, पिछले सारे बिल अदा हैं, एक बिल ना देने की पादाश में
अपने बेरहम डिसकनेक्शन के हमले को बदतमीजी के साथ, दुनिया भर की सलावातों के साथ इनके ऊपर ऐसे छोड़ देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज्यादती है। साले सरकारी इदारे हों खिदमात के या निजी इदारे हों, वो अपने आप को हर तरह के कानून से बालातर समझते हैं। तो आज MQM इन सरकारी इदारों को जो खिदमात के कामों पर, जो शहरी सहूलतों के कामों पर, एक तरफ फारूक सत्तार कराची में मीडिया से मुखातिब हैं, दूसरी तरफ कोयटा से मनाजिर देख रहे हैं जहां निगरान सूबाई काबीना की इस वक्त तकरीब हलफ बर्दारी हो रही है। सेटअप इन प्रैक्टिकल तमाम मुल्क में आ चुका है और बलूचिस्तान में जो निगरान काबीना है उसकी तकरीब हलफ बर्दारी के आप मनाजिर देख रहे हैं, जबकि कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार बिजली की जो इजाफी बिल है, महंगाई है, क्योंकि वहाँ पे ताजर जो थे वो सरापा एहतजाज थे, बात कर रहे हैं। महंगाई की नॉन स्टॉप ट्रेन ने मजीद स्पीड पकड़ ली है और बिजली के बिलों में इजाफा हो चुका है, जबकि चीनी की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत भी बढ़ रही है। अवाम ये कहते हैं कि मौजूदा महंगाई के दौर में अब जीना मुश्किल हो गया है। अवाम की दुहाई जरा सुने आप। 30,000 रुपये 60,000 बिल है तो कितने बजा अफोर्ड करे। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, हर चीज महंगी, तो भाई लाती मुल्क दी। 700 रुपये तो मैं दिहाड़ी लेना, 18,000 रुपया बिल ले, दसो मैं केड़े खर्चे पूरे करांगा। पहले ही मरे पे हैं और मार देंगे और क्या होगा। खुद तो वो सारे खुशहाल हैं, हम तो कहेंगे महंगाई कम हो। एक बंदा 600 रुपया दिहाड़ी ले रहा है तो वो खाएगा कहाँ से और पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा, आप खुद बताएं। ये मेरी छोटी सी शॉप है, सारा माल उधार पाया हुआ है, बच्चों के लिए कुछ बचा के नहीं लेके जाते। महंगाई इतनी है कि बिल मैंने ना अपना मोबाइल बेच के से बिल अदा किया है, कुछ नहीं है वाम के पल्ले, इन हुक्मरानों ने कुछ नहीं छोड़ा है। वाम को सर किसी दरिया में फेंक आए। फिर ये यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो हलाल कमाना चाह रहे हैं, वो नहीं कमा पा रहे, ना किराए नहीं कर रहे हैं, ना लड़कों की दिहाड़ियाँ नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट में, पल्ले से खाया जा रहा है, पार्टियों का माल खाया जा रहा है। तो ये हैं लोगों के जज्बात, किस तरह से उन पर खर्चे पड़ रहे हैं और किस तरह से उनकी आमदनी जो है वो महदूद होती जा रही है, जबकि बहरान है कि रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे। अब चीनी का बहरान भी सर उठा रहा है। चीनी की कीमत ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। फ़ी किलो चीनी की कीमत इस वक्त 180 रुपये से तजावुज़ कर गई है। आवाम परेशान है। होल सेलर्स कहते हैं कि मिल मालिकान ने मुल्क की जो चीनी है वो स्मगल कर दी है। कीमत में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस सब पे बात करने के लिए कैन कमिश्नर पंजाब अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का। सर, होल सेलर कह रहे हैं कि मिल मालिकान जो हैं उन्होंने चीनी स्मगल कर दिया और इस वजह से कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया। अब्दुल रऊफ साहब से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उबैद अब चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया। कल तक हमने ये खबर दी थी कि लाहौर में 160 रुपये किलो और कराची में तकरीबन 170 रुपये किलो थी और अब 180 रुपये किलो में चीनी फरोख्त हो रही है। मसला ये आ रहा है कि हमारे यहाँ चीनी की जो पैदावार है वो अच्छी होती है। हम एक अच्छे मतलब पैमाने पर चीनी जो है वो पैदावार उसकी होती है, गन्ना होता है उसकी, फिर हम चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, हम जो है उसको इंपोर्ट कर देते हैं, हम बाहर भेज देते हैं, एक्सपोर्ट हो जाती है और फिर हमें जो है वो इंपोर्ट के हम धाने पर आ जाते हैं। तो ये जो बैलेंस है ना ये हमारा ख़राब है, हम हमेशा मिसकैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रऊफ साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे हम जान लेंगे कि क्या वजह है कि चीनी की जो किल्लत है वो पैदा हो रही है और इसके साथ साथ शुगर माफिया का जो गठजोड़ है ये भी यकीनन एक सवालिया निशान है। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो रहा है। फ़ी किलो चीनी की कीमत 180 रुपये हो रही है और 10 रुपये इजाफा हुआ है एक ही दिन में चीनी की कीमत में। अब्दुल रऊफ साहब कैन कमिश्नर पंजाब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा क्या वजह है अब चीनी बहरान भी सर उठाने लगा है, चीनी की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है? सर, क्या वजह सामने आ रही है? क्योंकि होल सेलर तो ये कहते हैं कि स्मगल हो रही है चीनी। ये जी थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम पेश आ रहा है, लेकिन मुझे सवाल आपका जितना समझ आया उसका मैं जवाब देता हूँ। जी। ये चीनी की कीमतों के जो ट्रेंड देखने में आया है बढ़ने का, ये मई 2023 से शुरू हुआ है जी। 20 अप्रैल 2023 को फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था पूरे पाकिस्तान के लिए चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के लिए। उसके ठीक 14 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में भी चीनी की कीमतों की मुकर्रर जो उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से हम किसी को शुगर मिल या ब्रोकर्स हैं उनसे कह सकें कि जी आप फलां कीमत पे चीनी को बेचें। ठीक। उसके बाद 17 मई 2023 को
एक हमारी ऐप थी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलके हमने चीनी की जो नकलो हमल है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए वो ऐप और पोर्टल बनाया था। उसको भी 17 मई 2023 को लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे करके और सेट असाइड हमारे ऑर्डर को कर दिया। अच्छा, जिसकी वजह से चीनी अब जहाँ भी जाए उसमें हम कोई किसी किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। और फिर उसके बाद लेकिन पंजाब की सूबाई काबीना ने एक ऑर्डर किया, उसमें उन्होंने 28 जुलाई को पंजाब के केन कमिश्नर को ये पावर्स दी, डेलीगेट की, कि वो कम से कम पंजाब की लेवल पे कीमतों को फिक्स कर सकें पर केजी जो चीनी की कीमतें हैं। वो भी 1 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 ऊपर नीचे स्टे ऑर्डर्स हो गए। अब हमारे कानूनन हाथ बंधे हुए हैं सरकार के, क्योंकि हमने कानून के दायरे में काम करना होता है। तो 3 इन स्टे ऑर्डर्स की वजह से हमें जो है प्रॉब्लम पेश आती है कि हम किसी से भी कोई बाज़पुरस कर सकें या FIR दे सकें। हमारे डिप्टी कमिश्नर ये तो हो गई वो प्रॉब्लम्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सर अगर हम देखें, अगर हम गन्ने की काश्त की बात करें तो सर क्या हमारी काश्त अच्छी नहीं हुई या हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट में मसला आ रहा है? और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो यकीनन सर अभी 180 रुपये फ़ी किलो चीनी है, फिर तो यकीनन ये 200 क्रॉस करेगी। जी, हमारे पास स्टॉक्स भी जो हैं वो ये मसला नहीं है कि हमारे पास स्टॉक्स नहीं है अभी भी। अच्छा। हमारे पास अगर स्मगलिंग ना हो तो पंजाब के पास इतने स्टॉक्स हैं कि ये अपने सूबे के तमाम अजला के लिए, पूरे सूबे के लिए चीनी नया क्रशिंग सीज़न जो नवंबर में जाके शुरू होगा तब तक के लिए हमारे पास स्टॉक्स काफ़ी हैं। इस वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा। चीनी की कीमतों में इजाफा इसलिए हो रहा है, जो मैंने अर्ज़ किया, 3 स्टे ऑर्डर्स जो अदालत की तरफ से आ गए हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट की मिशनरी के पास वो पावर्स नहीं रही कि कानून किसी को रोका जा सके। और उसका नतीजा ये निकला कि चीनी की जो कीमतें हैं वो मार्केट ड्रिवन जो हो गई हैं, मार्केट फोर्सेस के रहमो करम पे आ गई हैं। तो सर ये जो स्टे ऑर्डर्स आ गए हैं, अब इनके खिलाफ क्या तरीका अपनाना होगा कि चीनी की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके? क्योंकि सर आपने देखा होगा कि मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है, आवाम तो इसमें पिस रही है, और इसमें एक और जो है वो बम की सूरत में चीनी की जो प्राइसेस हैं उन्होंने तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। जी, हमें आवाम की बिल्कुल पूरा एहसास है, पंजाब गवर्नमेंट को। हम लोग पूरी उसमें काविश कर रहे हैं। हमने एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं उनके साथ, मैंने अपने सेक्रेटरी फूड ज़मान भट्टू साहब के साथ, हमने उनके साथ प्रॉपर मीटिंग की। उनको हमने ख़त लिखा कि ये जो स्टे ऑर्डर्स हैं इनके हवाले से हमारे जो केसेस हैं अदालत में चल रहे हैं, उनको अर्ली हियरिंग की हमने दरख्वास्त दी है। लेकिन दरमियान में अदालतों की छुट्टियां आ गई जो सितंबर में ख़त्म हो रही हैं। जब भी केस हमारा लगता है इंशाल्लाह हम पूरे ज़ोरों शोर से उन केसों को लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अदालत क्या टाइमलाइन देख रहे हैं आप, कब तक ये केसेस जो है वो लग जाएंगे? ये इनकी हमारे एक केस की 17 सितंबर की डेट है, एक में 20 सितंबर की डेट है जी। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं इससे पहले भी हमारे केसेस लग जाएं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से हम कीमतों को नीचे ला सकें जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर पंजाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। शर्जील मेमन इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो बराह रास्त सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को शुरू से अंदाजे थे कि इस तरह के क्राइसिस आ सकते हैं, इसलिए हमने अपना रोल जो है वो प्ले किया। जिस स्तर के कोयले पे लोगों ने तनकीद की, लेकिन उस कोयले से आज पूरे पाकिस्तान में सस्ते से सस्ती बिजली पैदा हो रही है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी विंड पावर। इस वक्त 50 किलोमीटर की विड्थ और 60 किलोमीटर की लेंथ विंड कॉरिडोर इस वक्त सिंध में इस पर काम कर रहा है। बलूचिस्तान में भी विंड कॉरिडोर है, लेकिन सिंध में जो है विंड कॉरिडोर अपना काम कर रहा है। उसमें से 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त हम पैदा कर रहे हैं, और अभी भी 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी और पैदा होगी जिस पे काम चल रहा है। तो 3000 मेगावाट सिर्फ हम सिंध में विंड से, हवा से बिजली पैदा करके जो है नेशनल ग्रिड को, जिसमें 1500 दे रहे हैं, 1500 और मजीद दे रहे हैं ताकि लोगों को बिजली और सस्ती मिल सके। तो ये सारे जो विजन थे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के थे। इसके अलावा अब होता क्या है, मैं ठीक है आज अगर एक्सक्यूज ये आता है कि जी IMF का ये था
शराइत थी जो कि हुकूमत ने माननी थी, लेकिन आप करते क्या हैं जब आपके पास, मैं समझता हूं कि IMF उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, आप ऑल्टरनेट लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं कि लोगों को रिलीफ किस तरह दिया जाए। लोग अगर परेशान हैं, लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते, आपने गरीब से गरीब की मदद किस तरह हुकूमत ने करनी है? हुकूमतों का काम है गरीब से गरीब की मदद करने। तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने क्या किया? मैं कहता हूं भले ये कोई हमसे सवाल पूछे कि भाई जब ये बिजली के बहरान थे तो आपने क्या किया, तो हमने बताया कि हमने थर से कोयला पैदा किया, हमने विंड पे काम किया, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने 2 लाख घरों को, 2 लाख फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूं, 2 लाख घरों के लिए सोलर सिस्टम के जरिए उनको बिजली पैदा करने के लिए स्कीम शुरू की, जिसमें से 10% जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट उस घर के मालिक ने पैदा देनी है, 90% कॉस्ट हुकूमत सिंध भर रही है और वो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख खानदानों को हुकूमत सिंध सोलर प्लेटें दे रही है, जिसमें से उस प्लेटों की और पूरे सोलर सिस्टम की 10% कॉस्ट उस मालिक मकान ने देनी है, 90% कॉस्ट गवर्नमेंट सिंध दे रही है। ये प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध वर्ल्ड बैंक के साथ कर रही थी, जिसमें भी 60% हुकूमत सिंध पे कर रही है, बाकी जो है 30% का लोन। तो ये होता है विजन कि आपने लोगों को किस तरह, अब वो बिजली क्या जो हम दे रहे थे वो मुफ्त में बिजली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली है। अच्छा, किसको दे रहे थे? एक सवाल ये भी आ सकता है कि भाई हो सकता है आपने अपने वोटरों को दे रहे हो, नहीं, उसके लिए भी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डेटा मौजूद है उसमें गरीब से गरीब लोग जो हैं उनको ये सोलर के जरिए मुफ्त में बिजली फराम की जा रही है और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके साथ साथ हमें पता था कि एनर्जी क्राइसिस है, ये महंगाई होगी, कोई बिजली के बिल भरने के लिए इस पोजीशन में नहीं होगा, तो सिंध के बड़े 35 हॉस्पिटल को सोलराइज करने के लिए स्कीम सिंध हुकूमत ने शुरू की। और फिर जो सेकंड फेज था, जो मैंने कहा फर्स्ट फेज में 2 लाख घर, सेकंड फेज के लिए 3 लाख घर और रखे गए। ये पार्टी की लीडरशिप ने कहा था कि इसको आप स्कीम को हर साल बढ़ाते रहें, 3 लाख घर और, तो मतलब टोटल 5 लाख खानदानों को हुकूमत सिंध का ये प्लान है कि उनको, जो पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध का ये प्लान था कि ये उनको आपने बिजली इस फ्री, बहुत बड़ा रिलीफ है, 5 लाख घर। इसी तरीके से जब सैलाब में 21 लाख घर बनाने की बात की तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उन घरों को भी आप सोलराइज बिजली दें, कि वो लोग जो मिस्कीन लोग जो बैठे हैं वो भी मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर सकें सोलर के जरिए। तो वो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी रिलीफ है कि उनको अल्टरनेट रिलीफ चाहिए। लोग कहते हैं कि जी हम अगर तनख्वाहों के पैसे या हमारे दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो सारे पैसे अगर बिजली के बिलों में दे दें तो हम खाएं कैसे, अपने बच्चे कैसे पालें, बाकी अपने ज़रूरियात कैसे पूरी करें? तो तभी मैं कहता हूं कि हुकूमतों का काम है लोगों को रिलीफ देना। इसी के लिए अल्टरनेट रिलीफ जो है हुकूमत सिंध ने देने की बात की। तभी मैं कह रहा हूं कि हेल्थ में पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ा हेल्थ के सरकारी हॉस्पिटल्स, जिसमें बड़े से बड़ी बीमारियों के मुफ्त इलाज सिर्फ हुकूमत सिंध प्रोवाइड करके दे रही है, और वो सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं दे रही है, उसमें पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग बेहतरीन मुफ्त इलाज के लिए सिंध हुकूमत के पास आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने की, अगर पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में रही तो उसने जितने बड़े पावर के प्रोजेक्ट्स किए, और वो पावर के प्रोजेक्ट्स जो कि आपको पूरे पाकिस्तान का मसला हल कर सकते हैं, कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे। उसी थरकोल की बिजली के लिए मजीद काम जिस तरह हुकूमत सिंध ने पीपल्स पार्टी ने किया तो मजीद इसको करेगी, तो इंशाल्लाह हम बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी ये चीज़ें जो एक विजन होता है वो होता है लीडरशिप का विजन, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये देना चाहिए। आज लोगों की इस तकलीफ को देखकर पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पूरी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स सब बराबर के इस गम और गुस्से में शरीक हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि जी लोगों को रिलीफ मिले। लोगों को रिलीफ देना हुकूमत का काम है, और कोई और जरिए निकाल दिए जाए, लेकिन लोगों को रिलीफ देना वो हर सूरत में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त 250 मेगावाट का एक सोलर का एक प्लांट जो है घोटकी में चल रहा है प्राइवेट कंपनी के साथ, और 400 मेगावाट का वर्ल्ड बैंक के साथ एक सोलर पार्क हम बनाने जा रहे हैं कराची में, वो काम भी चल रहा है।
400 मेगावाट। और आप ये देखें कि सोलर से हो, सोलर पार्क्स हो, विंड के जरिए बिजली पैदा करनी हो, कोयला जिसको कह चुके हैं कि सस्ती में सस्ती बिजली, तो ये सारे काम पीपुल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि जितने भी गलत बिल पहली फुर्सत में, जो फेक बिल्स हैं, लोगों की रीडिंग बगैर चेक किए बगैर जो बिल्स हैं, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। हम ये बात ये नहीं करके आज हुकूमत में नहीं है तो हम बात करें। आपको पता होगा, आप हमारी स्पीचेस ले लें, हमारी लीडरशिप की स्पीचेस ले लें, कितनी दफ़ा असेंबली में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, फेडरल कैबिनेट में, सिंध कैबिनेट में, सड़कों पर हमने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और बाकी इन इदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। देही सिंध में तो 20-20 घंटे से बिजली है ही नहीं। बहुत सारे गाँव में जहाँ के ट्रांसफार्मर्स वो कंपनियाँ लेकर जा चुकी हैं, लोगों के पास बिजली ही नहीं है। हम वो चिल्ला चिल्ला के बैठ गए कि बराए मेहरबानी ये सखर की सप्लाई, पावर सप्लाई कंपनी हैदराबाद की और ये सारी कंपनी दी जाए सिंध हुकूमत को, ताकि वो उनको बेहतर तरीके से चला सकें। के इलेक्ट्रिक की निजकारी जब हुई तो पीपुल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, और निजकारी के जरिए क्या हुआ, के इलेक्ट्रिक के जो भी पैसे वसूल हो रहे हैं वो उस पैसों से जो इनके नेटवर्क है उस पर खर्चा नहीं हो रहा, सिर्फ मालिकान की जेबें भरी जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे संजीदगी के साथ इनके नोटिस लिया जाए, इनको रिजॉल्व किया जाए। हम चाहते हैं कि हम तमाम केयरटेकर हुकूमतों की मदद करें। हमसे अगर कोई मदद मांगी जाएगी, हम मदद के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि अवाम पे के लिए किसी किस्म का कोई इस तरह का अजाब नाजिल हो जो अवाम बर्दाश्त ना कर सके। एक और चीज़ कि रिलीफ के लिए, पब्लिक रिलीफ के लिए हुकूमत फौरी तौर पर कोई ना कोई फैसला करे, कोई ना कोई ऐलान ज़रूर करे कि पब्लिक को किस तरीके से रिलीफ दिया जाए। एक और इशू, कल आपको याद होगा कि पीटीआई के लीडर इमरान खान नियाजी साहब को 24 दिनों में रिलीफ दिया गया। कितने दिनों में? 24 दिनों में। 5 अगस्त को उनको सज़ा होती है, 29 अगस्त को उनकी सज़ा जो है वो सस्पेंड की जाती है। मेरी ख्वाहिश होगी कि इस मुल्क में जितने इस तरह के केसेस हैं जिसमें लोग बरसा बरस इंसाफ और अपीलों के जिनकी पेंडिंग पड़ी हुई है उनको भी सर रिलीफ मिलता। गुड टू सी यू और लाडलाइज्म जो है उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती जो लाडलाइज्म की मिसाल इन 25 दिनों में हुआ है। और 25 दिनों में आपने देखा कि चीखें निकल गई कि चरगे चाहिए, बिरयानियाँ चाहिए, दूध के गिलास चाहिए, पता है फरमाइशी लिस्टें आ गई सारी कि जी ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं, ये भी खान साहब खाते हैं। आप ये देखें, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। हमारे मुल्क में इंसाफ के मुंतजर लोग 20-20 साल लोगों को हो गए जेलों में सड़ते हुए, उसके बाद फैसले आए 20 साल के बाद कि जी ये बेकसूर है। 20 साल के बाद आपने किसी की आधी उम्र जेल में कटवा दी, उसके बाद आपने कोर्ट ने फैसला दिया कि ये बेकसूर है। इसके अलावा बड़ी लंबी केसेस है, मैं आपको सारे उनके लिंक्स भी भेज देता हूं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेता। मेरे पास कोई इस तरह के 15-20 केसेस मेरे सामने मौजूद है जो गार्डियन में रिपोर्ट हुए, जो गल्फ न्यूज में रिपोर्ट है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने उठाए कि हमारे पास इंसाफ के तकाजा क्या है। रूटीन में तो जेलें भरी पड़ी हुई, हजारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं, कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया कि यार पाकिस्तान में एक खातून को उसके हस्बैंड के उसमें मर्डर केस में जेल में डाल दिया गया और फिर 18 बोला गया कि खातून बेकसूर थी। मतलब क्या क्या यहां पे जुल्म नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ, कभी उस वक्त तो इस तरह के हमने रिलीफ नहीं देखे। इस लाडले के लिए इससे पहले आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप और बाकी पार्टियों को जेलों में डाला गया, सजाएं नहीं हुई थी, सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशनों में जेलों में डाला गया।
सालों साल पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और मुख्तलिफ पार्टी के लोग जेलों में रहे, साल साल। बाद में जमानत कब हुई? 5 साल के बाद, किसी की 4 साल के बाद, किसी की 3 साल के बाद, जेलों में सड़ते रहे। कैरेक्टर असैसिनेशन होती रही उनकी। इस शख्स को 25-24 दिनों में जी रिलीफ मिल गया, 24 दिनों में इसको लाडले का सर्टिफिकेट मिल गया कि जी आपको, आपके लिए खास कानून है। इस मुल्क के आइन के खालिक के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले हमारे वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर होता है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं। 2 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजते हैं कि हमें इंसाफ करके दे। हम ये नहीं बोले कि जजमेंट हमारे फेवर में दे दें, हम नहीं कहते। आपने पुरानी जजमेंट पे कायम रहना है, आप कायम रह लें। आपके पास टाइम नहीं है हमारी अदालतों के पास वो केस सुनने के लिए। 2 अप्रैल 2011, आज 30 अगस्त 2023 है। उस मुल्क आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो? आप क्या इंसाफ दे रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो कि जिस शख्स ने इस मुल्क को आइन दिया, जिस शख्स ने इस मुल्क को एटमी ताकत दी, उसको इंसाफ के लिए आपको वक्त नहीं है। लेकिन हां, जो शख्स जिसका चेहरा आपको पसंद है, 24-25 दिनों में उसको जो है आपने फारिग कर दिया केस देके। ये क्या मैसेज आप दे रहे हो? तो क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हम समझ नहीं रहे? क्या हमें चीजें नजर नहीं आ रही कि अपने कौमी हीरो के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है उसके केस चलाने के लिए, और एक ऐसे शख्स को जिसने इस मुल्क की सियासत को तबाह व बर्बाद किया, जिसने इस मुल्क के सियासी कल्चर को तबाह व बर्बाद किया, जिसने इस मुल्क में गाली गलौज के कल्चर को शुरू किया, जिसने इस मुल्क में नफरतों को शुरू किया, जिसने इस मुल्क में इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क के इदारों के खिलाफ बेहुदा घिनौनी मुहिमें चलाई, जिसने इस मुल्क में भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की, जिसने इस मुल्क में तकसीम की सियासत शुरू की, जिसने इस मुल्क में पोलराइजेशन की सियासत शुरू की, उस जैसे ऐसे शख्स के लिए जो धांधली के जरिए इक़्तिदार में लाया गया, जिसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं था, जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से आज अवाम बिजली के बिल लेकर रोडों पे परेशान होकर घूम रहे हैं, जिसके लिए लोगों के घरों को अजाब बना दिया गया है महंगाई के जरिए, जिस शख्स की वजह से, उस शख्स के लिए इतनी बड़ी राहत। ये दोहरा मयार क्यों है पाकिस्तान के निज़ाम में? ये क्यों दोहरा कानून बनाया गया है? ये क्यों दोहरा मयार पैदा किया गया है? ये बायस फिक्र है, ये बायस तशवीश है। मैं समझता हूं इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, और अदालतों को तमाम जितने भी बेकसूर लोग जेलों में मौजूद हैं उनकी तरफ देखना चाहिए। ये उनका कसूर नहीं कि वो गरीब हैं, ये उनका कसूर नहीं कि उनकी आवाज़ लेने वाला, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ये कसूर नहीं कि वो हमारे इस मुल्क में पैदा हुए हैं तो उनको आप जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दें और वीवीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट है, वीवीआईपी किस्म के लोगों को दी जाए। ये मैं समझता हूँ जिसको ख़त्म होना चाहिए। देखिए जी, पीपुल्स पार्टी ने हमेशा तमाम मुकदमात का सामना किया है, कभी घबराई नहीं, कभी भाग के नहीं गई मुल्क से, कभी माफीनामे जमा नहीं कराए, कभी हमने मुआहदे नहीं कराए, कभी हमने किसी और मुल्क से मदद नहीं मांगी कि जी हमारे लिए ये सहूलत दी जाए जो बाकी पार्टियां करती रही हैं। पीपुल्स पार्टी ने तो इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिए,
वाहिद खानदान है पाकिस्तान का, वाहिद खानदान, भुट्टो खानदान, पूरा का पूरा खानदान ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए कुर्बानी दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई खानदान नहीं पता, और दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है कि पूरे पूरे खानदान ने जो है वो जमहूरियत के लिए और अवाम के लिए जान के नजराने दिए हों। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी और कोई जमात या और कोई क़यादत आज दिन तक पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई। देखिए जी, कहते हैं कि इसके गार्डियंस चेंज होते रहे मुख्तलिफ औकात में, जो होते पालने वाले, कभी इसको कौन पालता रहा है इस लाडले को, कभी कौन पालता रहा है। आजकल वो एक खास शख्स पाल रहा है जो कहता है गुड टू सी यू। जी खुशी हुई आपको देखकर, आपने मुल्क को 9 में करके गया था, ये 10-11 मई का वाकया है, 9 में करके गया था, 2 दिन के बाद बोलता है गुड टू सी यू। जी आपने कितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दीजिए, मजम्मत कर दीजिएगा, जो भी आपने तबाही कर दी थी मजम्मत कर दीजिएगा उसकी, जो मुल्क में सत्यानाश किया, जो इदारों पे हमले किए, जो एम्बुलेंसें जलाई, जो बसें जलाई, जो लोगों को नुकसान पहुंचाया, बस मजम्मत कर दीजिएगा खान साहब, गुड टू सी यू। अब ये आजकल वो गार्डियन बने हुए हैं, तो ये गार्डियन जो है ना इसके वो चेंज हो रहे हैं इसके। देखो आपकी बात बिल्कुल सही। साबिक़ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन इस वक्त कराची में मीडिया से मुखातिब हैं, और वो कह रहे हैं कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं चेयरमैन PTI, उनको आजकल वो शख्स पाल रहा है जो उन्हें देखकर कहता है गुड टू सी यू। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, बिजली से मुताल्लिक क्या स्कीम्स रहीं, और उन्होंने मुतालबा किया निगरान हुकूमत से कि बिजली के बिलों में जो एरर है, जो गलतियाँ हैं, उन्हें दूर किया जाए। हम फौरी तौर पर ये मुतालबा करते हैं। IMF की शराइत थी, लेकिन इसमें कुछ गुंजाइश है, उस पर अमल कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बात की। खैर आगे बढ़ते हैं, सिपा सालार की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जेहलम के करीब टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया है। आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया है। सिपा सालार को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की तरफ से ज़ाहिर करदा हम आहंगी को भी सराहा है। तो आर्मी चीफ की जानिब से ये दौरा किया गया है और उसके बाद उन्हें ब्रीफ भी किया गया है तफसीलन। वेलकम बैक टू अनदर आवर ऑफ द न्यूज़ रूम, और इसमें भी हम इसमें बहुत सारी बातों पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है ना नेपाल और पाकिस्तान के मैच की, उसमें बड़ी शानदार डेवलपमेंट है। बाबर आजम ने 129 गेंदों पर 150 रन स्कोर कर लिए हैं, बल्कि अपने करियर में उन्होंने लगातार 3 छक्के भी लगाए हैं आज के मैच में, और 19 सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है, जो कि कोहली और आमला से कहीं बेहतर है। कोहली ने ये 19 सेंचुरी 104 इनिंग्स में की थी। हाशिम आमला जो हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट, उन्होंने 124 इनिंग्स में ये 19 सेंचुरी का जो आप कह लीजिए माइलस्टोन है वो हासिल किया था। लेकिन बाबर आजम ने फास्टेस्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ 102 इनिंग्स में ये अचीवमेंट हासिल किया। मैच अभी जारी है और इसका लेटेस्ट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान के 313 रन हैं और ओवर्स हो चुके हैं 48। यानी अच्छा खासा जो रन्स का पहाड़ है वो खड़ा कर दिया। फुल फॉर्म में हमारे शुरू में थोड़ा डगमगाए थे, जिस पे हुआ कि यार नेपाल के साथ भी ऐसा करोगे तो क्या कौन आएगा। बिल्कुल ऐसे हुआ है, जिसके लिए हमारी पूरा एक चंक है जिसमें हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। खैर अभी मसले मसाइल की बात करते हैं, एंड आई एम ग्लैड कि आपने आगाज जो है वो जरा अच्छी खबर से कर दी है। अब हम बात करते हैं कि आज के इस आर में न्यूज़ रूम के हम फिर किन किन मसलों पे बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से। IMF हुकाम और FBR के दरमियान भी मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात बेनतीजा ही रहे हैं। एज ऑलवेज FBR की जुलाई में टैक्स IMF हुकाम को ब्रीफिंग दी गई है और FBR के हदफ के हुसूल में नाकामी की वजूहात पर कुछ सवालों जवाबात भी हुए हैं। मौजूदा माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। FBR हुकाम ने ब्रीफिंग दी है कि रवा माली साल का हदफ
हासिल कर लिया जाएगा। सितंबर में होने वाली मीटिंग में रवा माली साल वसूलियों पर तबादला ख्याल होगा और IMF हुकाम ने सवाल किया है कि अगर अवाम को रिलीफ दिया जाए तो टैक्स वसूली में कितनी कमी होगी, बिलों में टैक्स कम करेंगे या किसी और मद से निकालेंगे। तो इन सवालात के जवाबात से मुतालिक इस पर भी अब एक और सेशन जो है उसको तरतीब दिया जाएगा। तो FBR का जो टैक्स हदफ है वो लास्ट टाइम भी जो गुज़श्ता माली साल था उसमें भी आखिरी दिनों में जाके एक्सीड कर गया था। अभी लेट्स सी कि इसमें होता क्या है। अभी तो सिर्फ 2 ही माह गुजरे हैं इस माली साल के, लेकिन IMF आप देखें किस हद तक चेक रखे हुए और मुसलसल फॉलोअप ले रहा है कि क्या क्या आप कर रहे हैं और क्या क्या रह गया है, किस हद तक आप इसको लेकर चलेंगे। बिजली के बिलों में इजाफा हुआ और इस इजाफे के खिलाफ मुल्क की एहतजाज जारी है। आज इसका 6ठा रोज़ है। लोग सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रिलीफ की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए निगरान हुकूमत ताहाल कोई भी इक़दाम उठाने में बज़ाहिर नाकाम नज़र आ रही है। IMF की नाराज़ी और आवाम के अताब से बचने के लिए कोशिशों के दौरान हुकूमत को इंतहाई पेचीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलासों में निगरान सेटअप ने बेबसी का इजहार किया। बिजली के बिलों के इक़सात में अदायगी की तजवीज़ भी IMF की मंजूरी के बगैर काबिल अमल तसव्वुर नहीं की जा सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि हुकूमत बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ इक़दामात के हवाले से IMF के साथ बातचीत कर रही है और जल्द ही इसका ऐलान मुतवक्के है। काबीना ने नोट किया कि निगरान सेटअप सारिफीन को कोई रियायत नहीं दे सकता, लेकिन ये बिलों की अदायगी 4 से 6 माह की अक़सात में तकसीम करने की इजाज़त दे सकता है। ताहम इस सूरत में भी हुकूमत को IMF से पेशगी इजाज़त लेना होगी। यानी वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि ये भी कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन इसके लिए भी इजाज़त ज़रूरी है। यानी आपने अगर एक कदम इधर से उधर करना है ना, आपने पूछना है कि मैं कर लूं, पूछना है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जनाब, महंगाई और बिजली बिलों से सताए अवाम पर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी हो गई है। आप तैयार हो जाएं, हम भी तैयार हैं, क्योंकि पेट्रोल बम गिराने के लिए ओगरा में तमाम तर वर्किंग मुकम्मल है। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की वर्किंग तैयार हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है और कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत ख़जाना देगी। वज़ीर ख़जाना किसी भी फैसले से कबल वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। ये मुशावरत होगी और उसके बाद इस फैसले की मंजूरी भी दे दी जाएगी। तो महंगाई की जो नॉन स्टॉप ट्रेन है इसने मज़ीद स्पीड पकड़ ली है। बिजली के बिलों में भी जनाब इजाफा हो चुका है और इसके साथ अभी लास्ट जो अपडेट आई थी, जो हम गुलाम मुर्तज़ा से बात कर रहे थे, 1 रुपये 58 पैसे की रिक्वेस्ट की है। अभी नेपरा को अभी फैसला होगा तो आप कह लीजिए कि 1 रुपये 58 पैसे नहीं 1 रुपये 30 पैसे होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होगा क्योंकि नेपरा तक दरख्वास्त जा चुकी है। बड़ा अच्छा कहा, 58 नहीं 30 पैसे। पहले भी 2 रुपये 7 पैसे थे, 1 रुपये 58 पे आ गए। 1 रुपये 58 नहीं होगा, 1 रुपये 20 पैसे होगा, इजाफा होगा, जान नहीं छोड़ी जाएगी आपकी। और दूसरा वो चीनी की भी आप बात करें, वो भी महंगी हो गई है, 180 पे आ गई, आज 180 पे आ गई है और एक दिन में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। अवाम क्या कह रही है वो जरा सुनते हैं हम। तनख्वाह हैगी है 30,000 रुपये, 60,000 बिल है तो कितों बजा अफोर्ड करे। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, तबाही लाती मुल्क दी। 700 रुपये तो मैं दिहाड़ी लेना, 18,000 रुपया बिल ले, दसो मैं केड़े खर्चे पूरे करांगा। पहले ही मरे पे हैं और मार देंगे और क्या होगा। खुद तो वो सारे खुशहाल हैं, हम तो कहेंगे महंगाई कम हो। एक बंदा 600 रुपया दिहाड़ी ले रहा है तो वो खाएगा कहाँ से और पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा, आप खुद बताएं। ये मेरी छोटी सी शॉप है, सारा माल उधार पाया हुआ है। बच्चों के लिए कुछ बचा के नहीं लेके जाते। महंगाई इतनी है कि बिल मैंने ना अपना मोबाइल बेच के से बिल अदा किया है। कुछ नहीं है अवाम के पल्ले, इन हुक्मरानों ने कुछ नहीं छोड़ा है। अवाम को सर किसी दरिया में फेंक आए। फिर ये यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो हलाल कमाना चाह रहे हैं, वो नहीं कमा पा रहे। ना किराए नहीं कर रहे हैं, ना लड़कों की दिहाड़ियाँ नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट में। पल्ले से खाया जा रहा है, पार्टियों का माल खाया जा रहा है। अवाम को आपने सुन लिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है, जिस पर CPPA ने 2 रुपये 7 पैसे इजाफे को कम करके 1 रुपये 58 पैसे की दरख्वास्त कर दी है। CPPA की जानिब से पेश करदा अदाद-ओ-शुमार पर अथॉरिटी मुतमईन नहीं हो सकी और यहाँ पर अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त लेकर आएँ। चेयरमैन नेपरा की CPPA को यह हिदायत, कहा गलत अदाद-ओ-शुमार का बोझ बिजली सारिफीन पर नहीं डाला जाएगा, तकनीकी मसाइल का मलबा अवाम पर नहीं डलने देंगे, ये कहा गया है नेपरा अथॉरिटी की जानिब। आपको और मुझे जनाब, बिजली बिलों में इजाफे पर अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। 6ठे रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। ताजिर तंजीमें और आम शहरी सभी बिलों में इजाफी टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हर तरफ एक ही दुहाई, मार गई महंगाई। बिलों में इजाफे के खिलाफ हर शहर में अवाम बिलबिला उठे हैं। कराची के ताजिरों ने जुमे के रोज हड़ताल का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की ताजिर बरादरी भी 2 सितंबर को शटर डाउन रखेगी। जमात इस्लामी ने भी मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। फैसलाबाद में ताजिर तंजीमों
के 3 बड़े ग्रुप्स इकट्ठे हो चुके हैं। उकाड़ा में अंजुमन ताजरान की जानिब से रैली निकाली गई। मियां चन्नू में शहरियों ने बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान कर दिया। चिश्तिया में अंजुमन ताजरान, वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से नारेबाजी की। कहरोड़ पका में गरीब रेहड़ी बान ने बिल अदा करने के लिए रेडी बेच दी। रेडी लगाता हूँ, रेडी मैंने 8,000 की रेडी बेच के मैंने बिल भरा है, अब मेरा 8,500 का आया हुआ है बिल। शरकपुर में शहरियों ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार मजीद फैल रहा है, जबकि निगरान हुकूमत भी रिलीफ के लिए बेबस दिखाई देती है। तो लोग मोबाइल बेच के या कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच के बिजली के बिल भर रहा है, और जब ये चीज़ें नहीं रहेंगी, एक एक करके सारी चीज़ें बिक जाएंगी, उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे में एक मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है, और वो ये है कि जो मुफ्त बिजली है सरकारी अफसरान की या मुलाजमीन की, उसको ख़त्म किया जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की फराहमी से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि बिलों पर टैक्स का लदम करार देकर IPP से रिकवरी भी की जाए। साबिका हुकूमत ने IPP बोर्ड को बिजली पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया, तो दरख्वास्त गुजार का सबसे बड़ा मौक़िफ़ यही है, मुतालबा यही है, इस्तदा यही है कि जो मुफ्त बिजली दी जा रही है वो किसी तरह से रोक दी जाए, क्योंकि इस मद में भी जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है हुकूमत का, और जो है वो आवाम पे डल रहा है। और यकीनन ये एक जायज़ मुतालबा है और इसको यकीनन सुना जाना चाहिए। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पर टैक्स है, टैक्स पर टैक्स है, पता नहीं कितने टैक्स हैं, अब तो ये याद ही नहीं रहता। तो यानी 32,000 का आपके एक अंदाजे के मुताबिक अगर आपका 32,000 रुपये बिल है, बल्कि पिछले दिनों हमने इसको बड़ी तफसील से किया भी है, न्यूज़ में भी होता रहा ये मामला, कि जो 32,000 का बिल है वो सारे टैक्स वगैरह डाल के 42-44,000 50,000 तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उबैद, और ये भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम ऑफिस में आके भी डिस्कस करते हैं, एक दूसरे का बिल पूछा जाता है कितने, अगर पिछले महीने किसी का 20-30 हज़ार रुपये बिल था तो इस महीने वो 40 से 50 हज़ार हो गया, डबल हो गया बिल। तो आवाम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है और इससे निकलना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम तर नज़रें जो है वो निगरान हुकूमत पे हैं। इससे पहले जो PDM हुकूमत थी उस पर सबकी नज़रें थी, वो कुछ नहीं कर सकी, तो हमें निगरान हुकूमत भी बेबस नज़र आ रही है। इजलास पे इजलास हो रहे हैं लेकिन नतीजा सिफर निकल रहा है, क्योंकि तमाम तर नज़रें IMF पे हैं। और जिस तरह से पहले ही हमने आपको बताया कि एक कदम भी उठाना होता है तो IMF से पूछा जाता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, और अगर आपका बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया और आप उसकी इकसात भी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी पहले IMF से ही पूछा जाएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आवाम को इस सूरत में भी कुछ रिलीफ मिले। तो आवाम जो है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं। नईम मीर साहब हमें ज्वाइन करें, ताजरानुमा, थैंक यू सो मच नईम साहब आपके वक्त का। ये जो सारी सूरत हाल है, बिजली की कीमतों में इजाफा है मुसलसल, पेट्रोल की कीमत की भी खुशखबरी आपको कल तक मिल जाएगी, चीनी महंगी है, किस तरह इस मुल्क में कारोबार होगा और किस तरह आपके कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं उनके घर चलेंगे? जी बहुत शुक्रिया, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। देखें, हर चीज़ को IMF पे डाल देना भी ठीक नहीं है। आप ये देखें कि अगर हम 550 या 600 अरब रुपए की बिजली चोरी कर रहे हैं तो इसमें मुझे बता दें कि IMF का क्या कसूर है। अगर हमने अपनी चोरी नहीं रोकनी और हम चोर को सजा नहीं दे सकते, आज तक बिजली चोरी के केस में किसी को सजा नहीं दी, और हमने बजट को जो है वो गैर मतवाजन कर लेते हैं, अपने फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ा लेते हैं, सर्कुलर डेट बन जाता है, ये सारा कुछ हो जाता है, लेकिन हम बिजली चोरों को नहीं पकड़ते, हम रिकवरी नहीं करते, हमने नहीं की। अब मुझे ये बताएं कि वो सारा बोझ जो है जो इकट्ठा होता रहता है वो किस पे पड़ता है आके? वो उस कंज्यूमर पे पड़ता है जो ईमानदारी से अपनी बिजली इस्तेमाल करता है और बिल देता है। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो नुक्ता है, इस नुक्ते को कौन एड्रेस करेगा? फ्री यूनिट जो है आपके, ये कितने के होंगे? ये 8 अरब रुपए के, 10 अरब रुपए के, ये क्या है? ये इससे मेरे आपके बिल पे कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली अगर ये फ्री यूनिट जो है ये जो है ये बात हो जाए। हाँ, ये एक अवामी सेंटीमेंट जरूर है, लेकिन इससे बड़ा मसला जो है वो ये है कि सरकारी इदारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नादहिंदा है, वो बिजली का बिल ही नहीं देते सरकारी इदारे, यानी वो तो जो इंटाइटल्ड नहीं है जो सरकारी मीर साहब मैं आपकी बात कंप्लीट करता हूँ, तो यहाँ से आप नहीं समझते ये लीकेज आपके एंड से भी है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से भी कुछ बिजली बचेगी, बहरान पर काबू पाया जा सकेगा? एक सोशल मीडिया पे इस वक्त बात हो रही है। नहीं, आपने बिजली क्यों बचानी है? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आप कह रहे हैं कि बिजली जो है वो हमारी कैपेसिटी पेमेंट के मसले हैं आपके। यानी आप बिजली करें ना करें, आपने तो पैसे देने हैं। यानी अगर आप पावर प्लांट जो है उनसे बिजली बनवाते नहीं
और वो बचा लेते हैं तो फिर भी आपने उनको पैसे देने हैं। 2000 अरब रुपया जो है वो आपने इस साल, जो आप बता दो शुमार मीडिया पे चलते हैं कि आपने कैपेसिटी पेमेंट्स के में देना है, तो भाई फिर आपने बिजली बचानी क्यों है? आप बिजली दें लोगों को। असल मसला जो है वो बिजली को कंजर्व करना नहीं है, असल मसला जो है वो चोरी से बिजली को महफूज रखना है। असल मसला जो है वो बिजली के जो लातादाद बिजली के बिल में लगे हुए टैक्सेस हैं उन पर बात करनी है। और फिर इसके साथ साथ जालमाना स्लैब रेट है, यानी वो जो स्लैब रेट है वो भी जो है वो एक अजीबोगरीब तरीके से बनाया कि 200 यूनिट्स, इसे आप कहते हैं कि 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाला जो आपका सारे वैसे प्रोटेक्टेड कंज्यूमर जो है वो करार दिया गया है। अब वो जो ही 201 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो पता है आपको उसके साथ क्या होगा? हाँ जी, वो कहीं ये जो आपका स्लैब रेट है वो ये बयान कर रहा है कि उसको पिछले 6 महीनों में भी अगर उसने 200 से कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसका 10 रुपए यूनिट महंगा हो जाएगा और पिछले 6 महीने का बिल भी उसको पड़ जाएगा। देखिए ये है वो अनजस्ट जो है वो आपका बिलिंग स्ट्रक्चर जिसको आपने एड्रेस करना है। आप इन चीजों को ठीक करें, आप जो है वो नॉन इश्यूज की तरफ मीर साहब मुझे जरा ये बताइए कि एक बात होती है कि हमारी मईशत जो है वो खैर हमेशा से ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है, लेकिन इसमें जो कारोबारी तबका है वो हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में क्यों नाकाम है? इसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स के जरिए तो हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, संभाला दे सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स का क्यों डेफिसिट है और हमारा इम्पोर्ट पर सारा जोर है, इसरार है? देखिए जी, जो हमारा एक्सपोर्टर है ना जी, माजरत के साथ वो हमने अपनी एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है उसको हमने अपनी मौजूद और दस्तयाब रॉ मटेरियल और दस्तयाब वो अशिया जिनको हमने वैल्यू एडिशन करना है उसके मुताबिक हमने तरतीब दिया ही नहीं हुआ। ये एक्सपोर्ट वाला जो आपका सेगमेंट है ये पूरा एक माफिया है, पूरा एक माफिया एक्सपोर्ट वाला, और ये रायतें लेते हैं, सिर्फ रायतें। ये कहते हैं बिजली सस्ती दे दो, एक्सपोर्ट नहीं होनी। ये कहते हैं जनाब हमें अपना रीफाइनेंसिंग कर दो सस्ती, हम जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते। आप जो है जी वो हमें ये फलां चीजों पर ड्यूटियां जो है वो सारी की सारी माफ कर दो। और फिर क्या करते हैं, जो कॉटन है, यानी मैं अब टेक्सटाइल सेक्टर में आ रहा हूँ, कॉटन $2 अरब की आपने बाहर से मंगवा ली, यानी अगर आपने कॉटन प्रोड्यूस नहीं की तो आपने उसको वैल्यू एडिशन में कैसे लेके जाना है मुझे बताएं। यानी ये पूरा एक चेन है, इस चेन में पूरी की पूरी जो है वो खराबी है। और फिर क्या करें जी, एक मसला और भी आता है मीर साहब, आप मैं अगर गलत हूँ आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, कि जो इस वक्त कंपटीशन है, अगर आप चाइना की बात करें, चाइना जिस लेवल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है या भारत से जिस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम वो मैन्युफैक्चरिंग का मयार भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं। हमारे मयार में और उनके मयार में फ़र्क है, जिसकी वजह से जो बायर है उसकी पहली चॉइस चाइना या इंडिया है, हम तो नहीं है। देखें, हमारी क्वालिटी ठीक ना हो, अगर हमारी कमिटमेंट ठीक ना हो, अगर हमारे रेट ठीक ना हो तो हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते। मसला ये है कि हमें ये तरजीह अपनी सबसे पहले तय करनी है कि हमने एक्सपोर्ट के लिए कौन सी चीजें हैं जिनको तैयार करना है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ठीक है, और अब ये ज़राअत जो है ये 24 करोड़ आवाम का जो खाना पीना है, या जिसे आप कह लें कि फूड सिक्योरिटी, हम तो वो नहीं कर पा रहे भाई। हमें गंदम बाहर से कभी मंगवाना पड़ जाती है, कभी हम चीनी बाहर से मंगवा रहे होते हैं, कभी हम जो है अभी दालें, आपका खुर्दनी तेल, ये सारी चीजें तो आप बाहर से मंगवाते हैं और अरबों डॉलर आप सर्व करते हैं। कमाते आप रुपयों में है, जरा सुनिए, आप कमाते अर्न करते रुपयों में और खर्च आप डॉलर में करते हैं। और भाई फिर तो आपकी ना आप कैसे बच सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है कि आप इसमें बैलेंस क्रिएट करें। मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने वक्त दिया और खासी जो आप कह लीजिए कि अवामी तर्जुमानी है वो आपने कर दी है, लेकिन साथ ही साथ हमने कोशिश की क्योंकि जो कारोबारी तबके के मसाइल हैं और कारोबारी तबके की वजह से मसाइल हैं वो भी डिस्कस कर लें। एक्सपोर्ट बढ़ाना इनका काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर कारोबार जो है उसमें बेहतरी होगी तो ही आवाम के लिए भी बेहतरी होगी और आवाम वो बिल अदा कर सकेंगे और उसमें महंगाई से नबूरदासमा हो सकेंगे जिसका वो सामना कर रहे हैं। खैर, रहनुमा एमक्यूएम ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक ओहदेदारों को वो वार्निंग देते हैं। फारूक सत्तार ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने किसी का कनेक्शन काटना है तो पहले नोटिस दे, बिला जवाज किसी की बिजली मुनक़ता नहीं करने देंगे। हम कराची के वारिस हैं, मसाइल का बेड़ा उठाएंगे। तरह की जद्दोजहद जो ताजिरों, सनतकारों और कराची के आम शहरी के मसाइल हल करने के लिए होगी,
हमने ये कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं, ये एक तरफा कार्रवाइयाँ नहीं चलेंगी। हम ये भी मुतनब्बे करते हैं कि इस तरह के मसाइल नहीं आने चाहिए और हम ये मौजूद हैं, मरे नहीं, हमारा वजूद है और हम हर तरह के शहरियों, ताजिरों, सनतकारों और शहरी इदारों, चाहे वो सरकारी हो निजी, उनके दरमियान सालिसी का, मसालिहत का, मसाइल को हल करने का हर तरह का किरदार अदा करें। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने भी आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, कहा कि लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई के इस दौर में आवाम को रिलीफ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। महकमा तवानाई सिंध 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम दे रहा है और दूसरे मरहले में 3 लाख घरों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी की क्या कारकर्दगी थी, उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। फुर्सत में जो फेक बिल्स हैं, लोगों की रीडिंग बगैर चेक किए बगैर जो बिल्स हैं, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। हम ये बात ये नहीं करके आज हुकूमत में नहीं है तो हम बात करें। आपको पता होगा, हमारी स्पीचेस ले लें, हमारी लीडरशिप की स्पीचेस ले लें, कितनी दफ़ा असेंबली में, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे हमने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और बाकी इन इदारों के खिलाफ एहतजाज किया है। तो हम ये चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों पे संजीदगी के साथ इनके नोटिस लिया जाए, इनको रिजॉल्व किया जाए। हम नहीं चाहते कि अवाम पे के लिए किसी किस्म का कोई इस तरह का अजाब नाजिल हो जो अवाम बर्दाश्त। आगे बढ़ते हैं, सिपा सालार की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जहलम के करीब टेला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया और आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया है। सिपा सालार को मशक के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की तरफ से ज़ाहिर करदा हम-आहंगी को भी सराहा है। दूसरी जानिब वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत को राय पर मबनी जवाबी ख़त इरसाल कर दिया। ज़राए का कहना है, ख़त में बताया गया कि कानून में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वज़ारत क़ानून से राय तलब की थी, जिसका जवाब दे दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा था कि आर्टिकल 48 के तहत ये उनका इख्तियार है कि वह 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद जो है उसको यकीनी बनाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाबी ख़त में आइन के आर्टिकल 58 का हवाला देते हुए कहा था कि सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। साथ ही साथ इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन है 57(1) उसका भी हवाला दिया गया था कि इसके बाद जो सदर मुमलिकत का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। अब सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। हमेशा कानून और आइन की बात होती है, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जिससे कुछ फ़ायदे भी उठाए जा सकते हैं, जैसे कि नैब कानून। इससे किस किस ने फ़ायदा उठाया, कितने मुकदमात वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फ़हरिस्तें इसकी अब तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि नए नैब कानून में कौन सी ऐसी पुरानी शिकें हैं जिन्हें ख़त्म नहीं किया गया। नए नैब कानून में कई अच्छी चीज़ें भी हैं। नैब कानून की वजह से कई लोगों ने बग़ैर जुर्म जेलें काटी। चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट में कानून साजी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रबर स्टैम्प बना दिया गया है और अगस्त में पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बहुत मुतहर्रिक रही है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, गुड टू सी यू से समाअत का आगाज़ करते हैं। यानी आज अटॉर्नी जनरल को भी देखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुड टू सी यू कहा, क्योंकि उनके इस गुड टू सी यू पर बड़ी तनकीद होती रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जाते जाते उन्होंने नैब तरामीम से मुतालिक केस का फ़ैसला करना था और जिस खुश असलूबी से इस मामले को टेकअप किया गया था उससे कुछ और लग रहा था। लेकिन अब जाते हुए चीफ जस्टिस को इस नैब कानून में हुई तरामीम में कुछ अच्छी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, तो अच्छा है। अच्छी चीज़ों के साथ ही उन्हें वापस जाना चाहिए। चेयरमैन PTI से मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। रिलीफ की तवक्को थी, लेकिन आज ये रिलीफ नहीं मिल सका। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की अलबत्ताश तौसी हुई है। ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो 2 रोज़ बाद सुनी जाएगी। अटक जेल में साइफर केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस मामले की समाअत की और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में कल अपील मंजूर करके रिहाई का जो हुक्म दिया था, उसके बाद उन्हें वहीं अटक जेल में ही रखा गया। सख्त सिक्योरिटी थी और कड़े पहरे में वो मौजूद हैं। जेल और अतराफ के रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद किया गया और आज अदालत पहुंची है अटक जेल, यानी जो खुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने जेल में जाकर चेयरमैन PTI का जो मुकदमा है वो चेयरमैन PTI चाहते हैं कि खुली अदालत में ये समाअत हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन PTI के वकील क्या कहते हैं? जनाब सलमान सफदर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड किसी सूरत कबूल नहीं है। साइफर केस में चेयरमैन PTI को अपनी गिरफ्तारी का खुद भी पता नहीं था। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका
किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज की समात में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा, एक जानिब हमने देखा कि जेल में ही समात हो रही है, चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं कि खुली अदालत में समात हो, वकला ने क्या कहा चेयरमैन पीटीआई के आज दौरान समात? देखिए, साइफर केस जिसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनका आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है वो आज मुकम्मल हुआ, जिसके बाद आज दोबारा उन्हें अदालत में पेश किया गया। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम की गई थी, उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो आज अटक जेल गए थे। गुज़िश्ता रोज़ वजारत कानून की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि अदालत जो है अटक जेल में लगाई जाएगी, जिसके बाद आज अबुल हसनात जुल्करनैन जो जज हैं खुसूसी अदालत के, वो अटक जेल में गए, वहाँ पर खुसूसी अदालत लगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश किया गया अदालत में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला भी अदालत में पेश हुए। इसके अलावा FIA की जानिब से प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत में पेश हुए, जहां पे अदालत ने अब मजीद जो है 14 रोज के लिए जुडिशल कर दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा बनाया गया साइफर केस है, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी भी डाल दी गई थी। उसके बाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनकी जानिब से 3 दरख्वास्तें जो हैं इसी अदालत में दी गई, जिसमें एक दरख्वास्त थी वो जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त थी, जिस पर जो इसके अलावा एक और दरख्वास्त थी कि गुज़िश्ता रोज का जो वजारत कानून का नोटिफिकेशन है वो कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा तीसरी दरख्वास्त जो थी उसमें कहा गया है कि ओपन कोर्ट में ये समात जो है वो की जाए, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा है उसमें ये सारी समात जो है इन कैमरा होती है। शाह महमूद कुरैशी भी इसमें गिरफ्तार हैं, उनकी समात भी इन कैमरा होती है। तो ये दरख्वास्त दी गई कि ओपन कोर्ट में ये समात जो है की जाए। इन तीनों दरख्वास्तों पर भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत है उसके जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये तीनों दरख्वास्तें जो है एक्सेप्ट की और इन पर नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं और दलाइल तलब कर लिए हैं। अब 2 सितंबर को ये दलाइल जो है तलब किए गए हैं, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस मुकदमे में 13 सितंबर तक जुडिशल कर दिया गया है और जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 13 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं की समात में क्या कुछ हुआ। लेकिन कानूनी जो पहलू है वो भी जान लेते हैं। यासीन साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आज की समात हो गई है और मजीद जो है जुडिशल रिमांड पर अब जेल में ही मौजूद हैं चेयरमैन PTI। सर, कानून क्या कहता है, क्या उन्हें रिलीफ मिल सकता है इस दौरान जो 3 दरख्वास्तें दायर की गई हैं चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से? इसके बाद क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आपको पता है कि तोशाखाने में सजा के बाद जी जो सूरत बनी थी कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें जो केसेस ऐसे थे जिनमें इन्होंने प्री बेल ली हुई थी, और जब तोशाखाने में इनको सजा हो गई तो वो जो प्री अरेस्ट बेल थी वो सारी की सारी खारिज हो गई। अब लामाला इमरान खान साहब साइफर के अलावा भी कई केसों में जो टेररिज्म नॉमिनेट के हवाले से हैं, कई केसों के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब उन केसों में चूंकि प्री अरेस्ट डेट खत्म हो गई और जेल के अंदर हैं, ऐसी सूरत में ये सामने आ सकती है कि इन्होंने क्या करना है, उठा नए सिरे से तमाम केसों में बेल फाइल करेंगे। जहाँ तक साइफर का ताल्लुक है उसके मुताबिक मेरा सिर्फ ये कहना यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जब करने की प्रोसीडिंग की बात आ गई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर का डिस्प्यूट है उसमें मेरे नजदीक बरायदा जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त के शाह महमूद कुरैशी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब। ठीक है यासीन साहब, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि बहुत से दीगर मुकदमात भी हैं, कमोबेश 180 मुकदमात हैं जो कि चेयरमैन PTI के, तो अब देखना ये है कि अगर साइफर में रिलीफ मिलता भी है, जो कि अभी नज़र कोई सूरत नहीं आ रही है, तो बात जो दीगर केसेस हैं उनमें चेयरमैन PTI की जो किस्मत का फैसला है वो क्या होता है। यासीन अनवर साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो ये सूरत हाल है साइफर केस की। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी
इस सारे मामले में इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। मज़ीद जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा की गई जो कि मुस्तरद हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद उल कन्नैन ने इस मामले की समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के वकील बाबर आवान अदालत के रूबरू पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी का मुकदमा उन्होंने पेश किया, डिफेंस के वो वकील हैं। और दूसरी तरफ से जो FIA की लीगल टीम है उसने ये कहा कि जो जिस्मानी रिमांड है वो दिया जाए, लेकिन जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद हुई और इसके जवाब में जो जुडिशल रिमांड था वो दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही इंतखाबात के हवाले से भी वही सवाल है कि कब इंतखाबात होंगे। मेल मुलाकातें हो रही हैं। आज ANP के वफ़द ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। जल्द इंतखाबात हल्का बंदियों से मुतल्लिक इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ और ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई इलेक्शन कराना ही नहीं चाहता। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जल्द इलेक्शन का माहौल बनाया जाए। क्या कह रहे थे वो सुन लेते हैं। कोई भी बात हो तो गैर आईनी नहीं होनी चाहिए, आइन के मुताबिक होनी चाहिए और आइन का अपना एक मैंडेट है और उस मैंडेट के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं। इस लिहाज से हमने उनसे तवील यानी बस वैसा हुआ और फिर हमने साथ में जब उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अजलास की बात की तो हमने उस पर भी बात की कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में तो हमें बुलाया भी नहीं गया और हमें किसी ने एतमाद में भी नहीं लिया। इस सब पे बात करने के लिए शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया नकवी, हमने देखा कि कल पीपल्स पार्टी का वफ्द जो है वो पहुंचा था, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई उनकी। आज ANP का वफ्द पहुंचा। एक ही सबका मुतालबा है, सब ये कह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, लेकिन आज ANP की जानिब से कहा गया है कि लग नहीं रहा कि कोई भी इलेक्शन कराना चाहता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सारी जमातें ही मुतालबा कर रही हैं। सियासी जमातों से मशावरत के हवाले से सिर्फ ANP नहीं बल्कि 3 सियासी जमातों के जो वफूद हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन आए और इलेक्शन कमीशन के हुकाम से जो है मुलाकात भी की। ANP के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने ख़दशात थे। उनका यही कहना था कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन लगता है कि कोई इलेक्शन नहीं कराना चाहता। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने कहा है कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवा रहे तो इलेक्शन की तारीख ही बता दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप यकीन रखें फरवरी के बस तक में जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे और अगर हल्का बंदियां जल्दी हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन जल्द हो जाएंगे। जबकि BNP की अगर हम बात करें तो BNP का भी यही कहना है कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है जो हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो इलेक्शन वक्त पे होना ज़रूरी है, लेकिन जो BAP है, बाप जो पार्टी है, उनका जो मौक़िफ़ था वो इन दोनों सियासी जमातों से मुख्तलिफ था। उनका ये था कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो ज़्यादा अहम है। अगर हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन जो है वो लेट भी हो जाते हैं, इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ से ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मरदमशुमारी हुई है तो पहले हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और उसके बाद जो है इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है, ANP और BNP एक पेश पे थे, लेकिन बाप पार्टी हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस मुलाकात का अहवाल बता रहे थे। 3 पार्टीज़ की आज मुलाकात हुई है। इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि दीगर जो सियासी जमातें थी वो जी शबिया ने जो बात बताई है कि बाप जो हैं अब वो कहते हैं कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। MKM भी यही कह रही है कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं और ये दो वही की प्लेयर्स हैं कि जिनकी वजह से 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत बदली थी। तो आज भी ये की प्लेयर्स अपना वजन जो है वो कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो बाप कह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए तो हल्का बंदियाँ होंगी। PTI रहनुमा अली मादिल शेख आज चले गए पुलिस के साथ, यानी उन्हें ले जाया गया सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करके। अली मादिल शेख आज सुबह जमानत के लिए कोर्ट आए थे। कहते हैं कि मेरे पास तमाम केसेस में जमानतें हैं, लेकिन उन्हें ले जाने के कुछ मनाजिर आप देख सकते हैं, जिससे पता चलता है कि शायद किसी 1-2 केस में उनकी ज़मानत नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस पार्टी ने उन्हें अपने साथ ले जाना मुनासिब समझा। कब्ज़ों के भी कुछ केसेस हैं, दीगर भी कुछ मामला गिरफ्तार किया गया, कहते तो सारे यही हैं। अच्छा, इस वक्त जो मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जारी है उससे मुतालिक आपको अपडेट कर देते हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में जो है वो बैटिंग की और 343 रन स्कोर किए 6 विकेट के नुकसान पर। जो स्कोर कार्ड है वो आपके साथ 42 की और 343 जो है उन्होंने टारगेट दिया है। फ़खर जमान और इमाम ने ओपन किया, 14 रन जो है वो फ़खर ने स्कोर किया और 5 रन का इजाफा इमाम ने किया। उसके बाद बाबर आजम ने 151 बनाया। 131 गेंदों पर उन्होंने 14
चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, फिर रिजवान जो हैं वो 44 रन बना सके थे, आगा सलमान ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने आज शानदार 109 रन का इजाफा किया। तो यूँ टीम पाकिस्तान जो है वो मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 342 तक पहुँची है। और अब ये 343 का जो टारगेट है वो टीम नेपाल के सामने है, और टीम नेपाल जो है वो अब से कुछ देर बाद अपनी बैटिंग का आगाज़ करेगी। चौधरी अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया वीडियो लिंक पे, बल्कि नेपाल ने बैटिंग का आगाज़ कर दिया है। चौधरी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या हुआ आज के मैच में? भी हमारी वही पुरानी गलतियाँ, ऑल्दो 342 बड़ा एक अच्छा स्कोर है, लेकिन वो हमारे ओपनर क्यों नहीं चलते? देखिए जी, ये हमने वही गलतियां की। अगर बात करूँ मैं ओपनर फ़खर जमान की बाहर जाती बॉल को छेड़ते हुए आउट हो गए। फ़खर जमान जो इमामुल हक है वो गैर ज़रूरी रन्स लेते हुए रन आउट हो गए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान भी रन आउट हो गए। ये जो विकेटों के दरमियान तालमेल है इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहूँ तो बात तो फ़खर जमान ने अपनी विकेट गंवाई, लेकिन उसके बाद जो कुछ किया बाबर आजम ने और इफ्तिखार ने एक जूनियर लेवल की टीम के साथ जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। इफ्तिखार अहमद अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए और ये उनका 15वां कैरियर का वनडे मैच था। बहरहाल जो इफ्तिखार जिन्हें चाचा के नाम से भी बहुत पहचाना और जाना जाता है, वो बिलाखिर अपनी पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। आपका ये इफ्तिखार को इस तरह से छेड़ना बनता नहीं था, लेकिन खैर अब आपने कर दिया, आपकी मर्ज़ी है। मुझे ये बताएं कि नेपाल जैसी टीम के सामने जो है वो हमने इस तरह से आगाज़ लिया, तो ये खैर एक सवाल ही है। अब रऊफ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है टेलीफोन लाइन पे। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेपाल के ख़िलाफ़ हमने 342 स्कोर किया, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं रही, जो कि हमारा हमेशा से एक मसला है। आगे इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हमने किस तरह से फिर फेस करना है? हमें कुछ तो स्ट्रैटेजी बदलना होगी ओपनर्स को ख़ास तौर पर। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो हमारा ओपनिंग पेयर है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो फ़खर जमान जिस तरीके से खेल रहे थे और जिस तरह वो आउट हुए, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा आप उनको इन्फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि जिस बॉल पे आउट हुए काफ़ी उनकी बॉडी से अवे थी और उनके जो बिल्कुल जो स्टेप्स थे उसके बिल्कुल नज़दीक भी नहीं गए थे। तो मेरा ख्याल है कि जब अच्छी टीमें आपके खिलाफ खेलने के लिए आएंगी, जिससे इंडिया है, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, तो अगर आपकी अर्ली 2 या 3 विकेट्स जल्दी कोलैप्स हो जाती हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अभी नेपाल क्योंकि ये बिल्कुल एक यंग टीम है और न्यू कमर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ पाकिस्तान के जो मिडल ऑर्डर है, जो ओपनिंग पेयर्स हैं, उनको अच्छी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। ओपनर्स तो खैर इतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सके, मगर मिडल ऑर्डर में जो आपके रिजवान है, उसके बाद कैप्टन ने और इफ्तिखार ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो मेरा ख्याल है कि आगे जाकर काफ़ी काम आएगी। ठीक है, आगे जाके डेफिनेटली ये काम आएगा। इस वक्त शाहीन ने जो है पहला खिलाड़ी नेपाल का पवेलियन की तरफ वापस भी भेज दिया है। अच्छा रऊफ साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर ओवरऑल देखा जाए तो शाहीन, क्योंकि आप खुद भी एक फास्ट बॉलर हैं, शाहीन का जो कमबैक है, शाहीन की जो नी इंजरी के बाद रिकवरी है, रिहेबिलिटेशन है, और फिर जिस तरह से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं मुसलसल, ये एक बड़ा ये बैकबोन थी हमारी बॉलिंग की, वो वापस आई है, तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल रोशन है एशिया कप में। नसीम, शाहीन, इन दोनों का पेयर जो है, इसको देखा जाए इस तरह से। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो फास्ट बॉलिंग आपकी होती है, फास्ट बॉलिंग पेयर अगर आपके पास अच्छा हो तो वही आपको जो मैचेस, जो अच्छी टीमों के खिलाफ मैचेस जितवा सकते हैं। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती और मेरा ख्याल है कि खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि उनके पास जो पेस बॉलर की बहुत ही अच्छी बैटरी मौजूद है, जिसमें हारिस रऊफ है, शाहीन है और उसके बाद नसीम शाह है, तो उनका बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन डेवलप हो चुका है। और दूसरा, जहाँ तक आपने शाहीन की इंजरी की बात की है, तो मेरा ख्याल है कि 1-2 फेजेस होते हैं फास्ट बॉलर या कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है उसकी लाइफ में। अगर इंजरी के बाद वो एक तो डिक्लाइन पे चला जाता है और दूसरा अगर वो रिकवरी के बाद अच्छे तरीके से वापस कम बैक करे तो वो ना सिर्फ उसके अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्राइट होता है, बल्कि उसकी जो पूरी नेशन है, जिस तरह हम अभी आजकल शाहीन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने एक बहुत ही सीवियर जो इंजरी थी लेगामेंट की, उसको ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि रिकवरी के बाद जितने भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन साबित किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हुए आइंदा आने वाले मैचेस में प्लेइंग 11 के साथ कुछ हम क्या कह लीजिए कि तजर्बे करेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ, या जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलाएंगे? क्या खबरें हैं, क्या प्लान है एशिया कप को लेकर क्रिकेट बोर्ड का?
देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का अभी जो प्लान है वो इसी स्क्वाड के साथ अगले मैच में भी मैदान उतरने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अगला मैच जो हमारा है वो बहुत बड़ा मैच है। एशिया कप का सबसे बड़ा टकरा है, क्रिकेट का सबसे बड़ा टकरा है, जिसमें भारत के खिलाफ अब हमने मद्दे मुकाबल होना, क्योंकि आज नेपाल के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तान टीम ने आज रात ही श्रीलंका के लिए रवाना हो जाना है और वहाँ पर जो मैच है 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाएगा। कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो खिलाड़ी आउट हुए हैं वो अपनी गलतियों से आउट हुए हैं और उनको किसी तरह भी हरीफ बॉलर्स ने आउट नहीं किया। मैं रऊफ साहब की बात को दुरुस्त साबित करूंगा कि जो फ़खर जमान आउट हुए उनका फुटवर्क का बहुत मसला था कि वो बहुत बाहर बॉल जाती हुई उसको छेड़खानी करते हुए वो आउट हुए। अगर उनका फुटवर्क यहाँ पर बेहतर होता तो वो उस बॉल को शॉट लगाकर बाउंड्री के बाहर भी पहुँचा सकते थे। यकीनी तौर पर, लेकिन खैर ये खेल है और इसमें तजर्बे भी होते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब और दरूफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पवेलियन भेज दिए हैं और इस तरह से टीम पाकिस्तान जो है वो मैच जीतना शुरू हो गई है। बिल्कुल इसी अच्छी खबर के साथ हम आज के न्यूज़ रूम का इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।